सुमित्रा अपने घर में अपनी बेटी काजल और बड़ी बहू किरण के साथ छोटी बहू रूही के आने का इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, आखिर कब तक यूं इस तरह आप अपनी आंखें दरवाजे पर गड़ाई बैठेंगी? अरे आ जाएगी देवरानी जी। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। देखो सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर रेस्ट नहीं किया तो खामखा बीमार पड़ जाओगी, फिर करवाते रहना अपनी नई बहू से सेवा। अरे सुबह के 4 बज रहे हैं, तभी तो घर के दरवाजे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हूँ। बहू किसी भी टाइम आती होगी। और तुम दोनों ना मुझे अपना ज्ञान मत दो, जाओ जाकर पूजा की थाली तैयार रखो। बहू जैसे ही घर में आएगी वैसे ही उसका गृह प्रवेश करवाना है हमें। सुमित्रा आज काफी खुश थी और वो एक टक लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी। देखती भी क्यों ना, आखिर उसका छोटा बेटा सुमित सुमित्रा के घर की छोटी बहू को जो ला रहा था। अगले कुछ घंटे में सुमित की गाड़ी सुमित्रा के घर की चौखट पर खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी में से सुमित्रा की छोटी बहू रूही निकलती है। रूही को देख सुमित्रा खुशी से दरवाजे पर जाकर अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाकर पूजा की थाली लाने को कहती है। किरण बहू, अरे जल्दी लेकर आ पूजा की थाली। आखिर कब तक मैं अपनी नई नवेली बहू को घर के बाहर खड़ी रखूंगी? हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में किरण अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू की आरती उतारने के बाद उसका गृह प्रवेश करवाती है। अपनी सास का इतना प्यार देख रूही की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह रूही, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा मेरी सास अच्छी है। हे भगवान, ऐसी सास सबको देना। रूही अपनी सास के बर्ताव को देखकर मन ही मन काफी खुश हो रही थी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी खुशी कुछ ही पल के लिए है। चलो भाई, सारी रस्म हो गई। काजल जा अपनी छोटी भाभी को उनका कमरा दिखा दे। मैं चली सोने के लिए, बहुत थक गई हूँ मैं। लेकिन माँ जी, आप ही तो रात से अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रही थी। अब जब आपकी छोटी बहू आई है तो आप अपनी बहू के साथ समय नहीं बिताएंगी? किरण बहू, छोटी बहू अब इसी घर में रहने वाली है, वो एक दिन के लिए नहीं आई। बिताती रहूंगी उसके साथ समय। अभी बहुत समय पड़ा है समय बिताने के लिए, समझे? जा जाकर घर का काम कर और पहले ना मेरे लिए 1 कप चाय लेकर मेरे कमरे में आ जाना। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी तक जो सुमित्रा अपनी छोटी बहू के आने का इंतजार कर रही थी, अचानक उसी सुमित्रा के हाव भाव बदल जाते हैं। ये देखकर रूही कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन रूही उसी समय किसी से कुछ बोलना जरूरी नहीं समझती और अपनी ननद के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ साथ रूही अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को भी समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी ननद काजल उसके पास आती है और छोटी भाभी से कहती है, भाभी क्या बना रही हो? आज खुशबू से तो लग रहा है कुछ बढ़िया ही पक रहा है। जी हाँ ननद जी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। आज मैं घर में कुछ अच्छा ही बना रही हूँ। घर में ऐसा कुछ बना रही हूँ जिसे देखकर सभी खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी क्या बना रही हो भाभी? जरा मुझे भी तो दिखाओ। नहीं नन्ना जी, ये तो अब डाइनिंग टेबल पर ही देखने को मिलेगा। रूही की बात सुनकर काजल अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो खाने में हलवा, पूरी, सब्जी देखकर सभी का मुंह बन जाता है। अरे बहू, ये तूने क्या बना दिया? हमारे घर में कोई भंडारा चल रहा है क्या, जो तूने हलवा पूरी सब्जी बना दी? नहीं माँ जी, भंडारा तो नहीं है, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ कुछ अच्छा नहीं बना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये बनाकर सभी का दिल जीत लिया जाए। किरण बहू, लगता है तूने छोटी बहू को कुछ समझाया नहीं है, तभी छोटी बहू ना समझी कर रही है। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? तूने बहू को कुछ नहीं बताया ना? वो माँ जी, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का। मैं इसे बता दूंगी। ये क्या बात चल रही है? मतलब क्या बताने की बात चल रही है? ऐसा भी क्या है जो मुझे नहीं पता? देख बहू, इस घर के कुछ रूल्स, नियम है, और जब तक इस घर की औरतें उस नियमों को सही ढंग से फॉलो नहीं करती, तब तक वो इस घर में इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं होती। इसलिए तुझे भी कुछ नियम फॉलो करने होंगे। साथ ही तुझे कुछ परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, तभी तू इस घर की बहू बन पाएगी। परीक्षा? हाँ, परीक्षा। बाकी तुझे किरण बहू अच्छे से समझा देगी। क्या बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं रूही को सब समझा दूंगी। आज सभी लोग जैसे तैसे पूरी, सब्जी और हलवा तो खा लेते हैं,
लेकिन आज की बात रूही को जरा भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां किरण आती है। देवरानी जी, छोटी छोटी बात पर आंसू बहाना बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है। शादी के बाद एक लड़की को मजबूत बनना पड़ता है ताकि वो अपने ससुराल वाले के ताने और लोगों की बात सुन सके। लेकिन दीदी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब माँ जी कितना अच्छा बर्ताव कर रही थी। अचानक से माँ जी को क्या हो गया? रोहित, तुम ना बहुत भोली हो। तुम ये कैसे बोल रही हो कि तुम माँ जी की पसंद की बहू नहीं हो? सुमित ने अपनी पसंद से शादी करी है, इसलिए माँ जी को तुम्हें अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। और हाँ, वो और लोगों के सामने ये नहीं जताना चाहती कि ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए वो बाहर वालों के सामने तो तुमसे अच्छे से पेश आएंगी। और दूसरी बात, इस घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तीसरी, आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस घर में बहू की रैगिंग होती है। क्या रैगिंग? वो भी ससुराल में? हाँ रूही, रैगिंग। यहाँ बहू की रैगिंग होती है, और अगर बहू उस रैगिंग में पास हो जाती है तो वो इस घर की बहू बन जाती है। लेकिन अगर वो रैगिंग में फेल हो जाती है तो वो भले ही 4 लोगों की नज़रों में इस घर की बहू हो, लेकिन माँ जी उसे बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएंगी। लेकिन दीदी, ये रूल सही नहीं है। मतलब रैगिंग कॉलेज की हो, स्कूल की हो या ससुराल की, ये सही नहीं है। तुम सही कह रही हो रूही, लेकिन तुम्हें रैगिंग को तो पास करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे माफ़ करना, तुम्हारी रैगिंग मैं भी करूँगी, क्योंकि मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तब माँ जी ने मेरी भी रैगिंग करी थी। सोचो, मैं तो माँ जी की पसंद की बहू हूँ, तब माँ जी ने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें कैसे छोड़ देंगी? जबकि तुम तो माँ जी की पसंद हो ही नहीं। तुम्हारी शादी तो सुमित की वजह से माँ जी को मजबूरन करवानी पड़ी। इतना बोलकर किरण वहां से चली जाती है। वहीं रूही अब अपने घर की सारी बात समझ जाती है कि आखिर उसकी सास उससे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही थी। साथ ही उसकी सास का बर्ताव इतना बदला बदला सा क्यों था। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सुमित और रूही की लव मैरिज थी। ये सब देखकर रूही को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो करती भी क्या, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन हमारी रूही भी कुछ कम नहीं थी। आखिरकार उसको पता चल ही गया था कि उसकी सास उससे क्यों कटी कटी रहती है। बस इसलिए वो अपनी सास की रैगिंग को पार करने की ठान लेती है। मम्मी जी, आप भले ही मुझसे कितना ही कटी कटी क्यों ना रह ले, लेकिन मैं आपका दिल जीत कर ही रहूंगी। इस रैगिंग में चाहे आप मेरी कितनी ही परीक्षा क्यों ना ले, मैं सारी परीक्षा पास करके आपका दिल जीत कर आपको ये साबित कर दूंगी कि आपको मेरे जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। अगले दिन रूही नहा धोकर जब अपने कमरे से बाहर जा रही होती है तब हॉल में सुमित्रा की कुछ दोस्तों को देखती है। मम्मी जी की दोस्त आई हैं। मम्मी जी तो बहुत ही पुराने ख्यालात वाली हैं। खैर जो भी है, अब जब माँ जी ऐसी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी सारी सहेलियाँ भी ऐसी ही ओल्ड फैशन की होंगी। उनके सामने हाथ में चाय कॉफ़ी और घूंघट में जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो वो तुरंत जज कर देंगी मुझे, और बाद में माँ जी उनके जाने के बाद मुझ पर भड़केगी। जहाँ रूही ये सब अपने मन में सोच रही थी, वहीं सुमित्रा अपनी सहेली कुंती से अपनी बहू को देखते हुए कहती है, अभी देखना मेरे बेटे की पसंद, यानी मेरी बहू कैसे अपने ही फैशन में आती है हीरोइन बनके। अरे सुमित्रा, तू भी ना, वो आजकल की लड़की है, ये जानते हुए भी तू उससे ये उम्मीद करती है कि वो घूंघट में आएगी। मेरे घर में जो भी बहू आएगी वो घूंघट में ही रहेगी। अब तुझे कैसे बताऊं मेरी प्यारी दोस्त कि मैं अपनी बहू की रैगिंग कर रही हूँ। अब देखती हूँ वो मेरी इस परीक्षा में कैसे सफल होगी। सुमित्रा मन में खुद से बात कर रही थी, तभी वहां रूही घूंघट में आती है और अपनी सास को चाय देती है। रूही को घूंघट में देख कुंती सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, तू तो अपनी बहू के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, पर देख तेरी बहू तेरा दिल जीतने के लिए क्या क्या कर रही है। अब हाँ हाँ, सही कहा तूने। सुमित्रा अब चुपचाप चाय पीने लगती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन रूही अपने घर के कपड़े धो रही थी, तभी उसकी जिठानी और सास उसके पास अपने हाथों में और कपड़े लेकर आते हैं। रूही, ये कपड़े भी हैं, इन्हें भी धो देना। पर दीदी, ये कपड़े कौन से हैं? मेरा मतलब, इन कपड़ों को तो कोई पहनता भी नहीं है ना। नहीं पहनता तो चुपचाप धो दे इसको। इन कपड़ों को गरीबों में बांटूंगी मैं। अपनी सास की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कपड़े धो देती है।
अपनी बहू को इतने सारे कपड़ों को धोता देख सुमित्रा का दिल पिघल जाता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती। समय का पहिया यूं ही चलता है और रूही अपने ससुराल की होने वाली सभी रैगिंग को पास कर लेती है। अपनी बहू की मासूमियत और उसकी मेहनत देख सुमित्रा भी अब उसको पसंद करने लगती है और समय के साथ सुमित्रा रूही को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। रूही बहू, तूने वो सब किया जो मैंने तुझसे करवाया, यानी तू अपनी परीक्षा में पास हो गई। मुझे माफ़ करना, पर मैंने तुझे अपनाने में कुछ ज़्यादा ही समय लगा दिया। नहीं माँ जी, आपका फ़र्ज़ है, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। आखिर आप भी तो मेरी माँ है ना। अपनी बहू की बात सुनकर सुमित्रा उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। कंचन की 2 बहुएं थी, सुधा और गौरी। दोनों के 2 बच्चे। गौरी नौकरी करती, पैसे कमाती और लोगों को बातें सुनाती, तो वही सुधा अपने और गौरी के बच्चों को पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल करती और घर का सारा काम भी करती। लेकिन फिर भी कंचन को पसंद थी गौरी। बच्चों चलो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। भाभी, इन लोगों को आप अपने कमरे में ही सुला लिया करो ना, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। वैसे भी आप क्या जानो ऑफिस में कितना काम होता है। अरे वाह, मैं तो चाची के पास सोऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बच्चों को माँ के पास ही सोना चाहिए। ये बोलकर सुधा बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है। अरे सुधा, क्या रोज रोज गौरी के कमरे में चली जाती है? पता है ना, वो नौकरी करती है, थक जाती है बेचारी। तो क्या माँ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? वैसे भी सुबह की पढ़ाई दिमाग पर ज़्यादा असर करती है, इसलिए मैं इन लोगों को सुबह जल्दी उठाकर दिन में सुला भी देती हूँ। अच्छा ठीक है, ज़्यादा समझदारी ना दिखा। इतनी समझदार होती ना तो आज किसी दफ्तर में अफसर होती। तभी सुधा के ससुर बोल पड़ते हैं। है तो अफसर, मेरे घर की लक्ष्मी और अफसर सब मेरी सुधा बिटिया ही है। अरे चुप रहो जी, मती मारी गई थी। बोल रही थी कि दोनों बहुएं कमाओ आनी चाहिए, लेकिन आप तो माने ही नहीं। मती मारी गई थी आपकी। तभी सुधा सास को चाय का प्याला पकड़ाती है। अगर ये भी दफ्तर जाती ना तो कौन हमारी इस उम्र में सेवा करता, सोचा है कभी? सुधा का ज़्यादा ध्यान बच्चों पर होता। देखो बेटा, रट्टा करके पढ़ाई नहीं होती, गणित समझने का विषय है, मैं बताती हूँ। और वो चारों बच्चों को अच्छे से पढ़ाती। अरे भाभी, ये लीजिए चेक, स्कूल की फीस आज जमा कर देना, मैसेज आया था। तभी सुधा का पति भी वहाँ आ जाता है। सुधा, आज रात को तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे, रात का खाना भी बाहर खा लेंगे। नहीं जी, कल राजू की परीक्षा है, मैं नहीं जा सकती। अरे राजू की परीक्षा है तो गौरी है ना, पढ़ाए अपने बच्चों को। तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? क्यों गौरी पढ़ाए? आपको तो पता है कि वो सिर्फ मेरे समझाने से ही समझता है। पति वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं। एक दिन गौरी और गौरी का पति, भैया मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहकर उब गए हैं। कुछ दिनों की छुट्टी है, सोचा मन बदल जाएगा। अरे तुम लोग तो रोज बाहर जाते हो, घूमते हो, कभी सुधा को भी लेकर जाओ, वो भी तो घर में रह रहकर ऊब गई होगी, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उससे। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? ये जो घर चल रहा है वो हम लोगों के बाहर जाने से ही चल रहा है। और हाँ, हमने कभी मना नहीं किया कि भाभी बाहर ना जाए। अरे बाबूजी कहाँ, समय ही कहाँ है। बच्चे छोटे थे तब तो सोच भी सकती थी, अब तो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, मैं नहीं जा सकती। अरे रहने दो सुधा, बच्चे छोटे थे तब भी तुम कहाँ निकलती थी। तभी सुधा की बेटी आ जाती है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है। अब आपकी बेटी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। ओह, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं एक डॉक्टर का पिता कहलाऊंगा। और मैं डॉक्टर का चाचा। अरे आज तो अपने राजू की इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी आने वाला था ना? आज नहीं, कल है गौरी, और उसके लिए कल तुम लोगों को कॉलेज भी बुलाया है। ओह, कल तो मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। और मेरी भी एक ज़रूरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। चाची, कल की तैयारी है ना? कल आपको और दादू को मेरे कॉलेज आना है। अरे मुझे क्यों बेटा?
क्योंकि दादू एक सरप्राइज है आपके लिए। क्यों, फेल हो गया है क्या भाई तू? अरे चुप कर, मेरा राजू तो तुझसे भी अच्छे नंबर लाएगा। क्या बात है राजू, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं? हमें नहीं आना है क्या कल? अब आप तो बिजी होंगे ना, इसलिए नहीं कहा आपको। गौरी को बुरा लगता है। अब नहीं नहीं, मैं तो फ्री हूँ। हाँ हाँ, मैं भी कल आ जाएंगे हम सब तुम्हारे कॉलेज में। अगले दिन कॉलेज के कार्यक्रम में स्टेज से प्रिंसिपल कहते हैं, और हमारे कॉलेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से इंजीनियरिंग की परीक्षा सबसे अच्छे नंबरों से पास की राजू ने। राजू, स्टेज पर आकर अपना पुरस्कार लो और 2 शब्द बोलो। राजू स्टेज पर जाता है और माइक पर कहता है, मैं आज स्टेज पर बुलाना चाहूँगा उनको जिसके कारण मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ मेरी सबसे प्यारी। गौरी को लगता है कि उसका बेटा अब उसे स्टेज पर बुलाएगा। वो खड़ी हो जाती है। वो है मेरी सबसे प्यारी 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 सी चाची के कारण। मैं चाहूँगा कि मेरा ये पुरस्कार मेरे चाची के हाथों से मुझे मिले। गौरी का मुंह उतर जाता है। सब लोग घर वापस लौटते हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई कि खाद कोई और डाले, फसल कोई और खाए। मेरे बेटे ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, कमाई धमाई तो सब धरी की धरी रह गई। मैं राजू से बात करूंगी गौरी, तुम परेशान ना हो। अरे भाभी, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बात करेंगी? अच्छा होता कि मैं इंटरव्यू में ही चला जाता। तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे बेटा, कमाई सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि असली कमाई तो आपके संस्कारों की होती है, जो सुधा बहू ने कमाया। बच्चों के लिए दिया उसका त्याग और बलिदान, तो रंग तो आना ही था एक दिन। सीमा की शादी राकेश से तय होती है। शादी से पहले दोनों घंटों फोन पर बातें करते। पता नहीं तुम्हारी और मेरी माँ की पटेगी कि नहीं। अरे ये पहले ही सोच लोगी कि नहीं पटेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम कितने अच्छी हो जी, पता नहीं तुम्हारी माँ कैसी होगी। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी ही है। शादी के बाद सीमा राकेश के घर आ जाती है। अरे सासू माँ, आप किचन में। सॉरी, मैं देर से उठी। देख सीमा, या तो सास बोल ले या माँ बोल, क्या पसंद है तुझे बोलना? माँ ही बोलूंगी, सास बोलती तो मैंने किसी को नहीं सुना। अच्छा चलिए बता दे कि कितनी रोटी सेकू तेरे लिए। तू नहीं है ना तो हम लोगों को पता नहीं है। हूँ तो नहीं, लेकिन इंसान हूँ तो 2 ही खाऊंगी। वो मन ही मन सोचती है, बड़ी आई ताने देने वाली, भला सास भी बहू के लिए रोटी बनाती है। हाँ बहू है तो तू इंसान ही, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, पर मैं तो 3 रोटी खाती हूँ। पर चल कोई ना, अभी तेरे लिए रोटियां बना देती हूँ। सीमा वहां से चली जाती है। सब खाना खाने बैठते हैं कि सीमा कहती है, माँ आप ना आज मुझे सारे घर का खाना पीना और हिसाब समझा दीजिएगा, कल से मैं घर संभाल लूंगी। अरे बेटा, तू कल ही तो ब्याह कर आई है, अभी कुछ दिन आराम कर, घूम फिर, घर तो सारी जिंदगी संभालना है। हाँ हाँ, पूरा घर खुद अकेली हड़पना चाहती है, तभी तो। अब नहीं नहीं माँ, अब ना जिम्मेदारी बड़ी है, तो जितनी जल्दी अपना घर संभाल लूँ उतना ही अच्छा है ना, आखिर है तो सब मेरा ही ना। अगले दिन सास एक पेपर सीमा को देती है। सीमा बहू, ये ले, सारा घर मैंने आज तेरे और राकेश के नाम कर दिया है, अब मैं तो चिंता से मुक्त हो गई। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? तू घर की बड़ी है, ये प्रॉपर्टी नाम करने को किसने कहा तुम्हें? सीमा डर जाती है कि कहीं सास उसका नाम ना ले ले। अरे बेटा, बुजुर्ग शरीर का क्या भरोसा, वैसे भी जो है सारा कुछ तुम लोगों का ही तो है। हो, नाटक, सारा नाटक। हे भगवान, ये औरत तो थकती ही नहीं नाटक करते। शाम को कमरे में सीमा राकेश को कहती है, एक बात बताओ, ये ऑफिस से आकर तुम घंटों माँ के कमरे में क्या करते हो? अरे तुम भी आ जाया करो ना, सुन लो क्या बातें करते हैं।
तब सीमा को ख्याल आता है कि क्यों ना एक दिन माँ बेटी की बातें छुपकर सुन ली जाए। तो वो दरवाजे के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनती हैं। अरे माँ, ये तो बता, मेरा बेटा होगा तो क्या नाम रखेगी? मैं तो कन्हैया नाम रखूंगी। उसके पैर में पायल डालूंगी और चोटी बनाऊंगी। वाह माँ, इतना प्यारा नाम। तो फिर मेरा नाम राकेश क्यों रखा? अरे बेटा, तेरा नाम तो तेरे पापा ने रखा था। राकेश उनका सपना था कि तू साइंटिस्ट बने। फिर दोनों माँ बेटा अपनी पुरानी जिंदगी और रिश्तेदारों की बातें करने लगते हैं। बाहर खड़ी सीमा सोचती है, लग रहा है कि बुढ़िया ने देख लिया है कि मैं खड़ी हूँ। कल फिर से सुनती हूँ कि ये लोग कैसे मेरी बुराई करते हैं। लेकिन अगले दिन भी वही होता है। दोनों आपस में घर की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं या ऑफिस की बात करते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सीमा माँ बनती है। उनके घर में बेटी पैदा होती है। राकेश और सीमा बच्ची को लेकर घर आते हैं कि तभी बेटी का नाम कान्हा तो सोच रखा था। देखते हैं बेटी हुई है तो क्या करेंगी। खुशी थोड़ी ना होगी बुढ़िया को। तभी सीमा की सास दरवाज़ा खोलती है। सास ने पूरा घर गुब्बारों से सजा रखा होता है। वो हाथ में पूजा की थाली लेकर नई बच्ची का स्वागत करती है। शुक्रिया बहू, हमारे घर को चिराग देने के लिए। अब तो मुझे राकेश तेरी भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। पता नहीं खुशी में रो रही है या बेटी होने का दुख है इनको। देखो तो माँ कितनी खुश है सीमा। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बेटी है इसलिए रो रही है। बेटी की चाहत में घर सजाया होगा। बस भी करो सीमा। मेरी माँ जितना भी अच्छा कर ले, तुम हमेशा उनमें कमी देखती हो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। सीमा देखती है कि कैसे सास बच्ची को खिलाती पिलाती, उसका ख्याल रखती, उसके साथ पूरी पूरी रात जगती और बच्ची से बहुत प्यार करती। माँ जी, मुझे तो लगा था कि आपको पोता चाहिए जिसका आप कान्हा नाम रखती। अरे नहीं सीमा बहू, वो तो राकेश ने पूछा कि बेटा होगा तो क्या नाम रखूंगी। पर सच बोलूं तो मुझे बच्चियाँ ही पसंद है। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन तू आई तो वो कमी भी पूरी हो गई। लेकिन छोटी बच्ची को पायल पहनाना, उसको काजल लगाना वो शौक तो अब पूरे हो रहे हैं। सीमा सास की बात सुनकर भावुक हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। मैं समझती हूँ तुझे भी कि तू क्या सोच रही है। हाँ, क्या? यही ना कि गलत फहमी कभी नहीं पालनी चाहिए, है ना? सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ, जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था, कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहां सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है
कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा? सुगंधा सास की तरफ देखती है जहां वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला। और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे, हाय मेरा तो पेट खराब हो गया, हाय माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहते हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं, इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती है। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनत कश किसान थे। वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियां बीनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो,
आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी ये पीतल नहीं सोना है, सोना बेचने ले जा रहा हूँ। अरे कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या, इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती हैं। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं उसके गुणों को समझे। अरे हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माँ बाप मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है। अगले दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें, तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती? और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कहकर गौरी की सास वहां से चली जाती है। अगली पूर्णिमा की रात गौरी की सास गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और कहती है, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सास भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सास उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही बर्तन के बाहर से वो धड़ाम से गिर जाती है। सास को गिरा देख गौरी उन्हें संभालने दौड़ती है और वो सास को हाथ लगाकर कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन जैसे ही वो हाथ सास से हटाती है तो देखती है कि उसकी सास सोने की हो गई है। गौरी सोने की सास को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ देखने लगते हैं।